Hello and Assalamu alaikum. Guys, today our topic is legislation. Legislation is the continuity of this previous lecture in which we have discussed about sources of law. So it is one of the most important source of law. That is why we are going to discuss it first. So let us start. Uh, what is the basis of legislation? I mean, the word legislation comes from a Latin word, uh, and it is made up of two words actually. One is legis, which means law, and latum, that means making. So it is the enactments of law in a state. It is the law making process. I mean, the whole process through which a law is made is basically legislation. अब एक लेजिस्लेचर लॉ कैसे बनाती है, कैसे वो बिल की सूरत में आता है, उसकी लेजिस्लेचर में आता है, अगर वो पार्लियामेंट वहाँ पे बाई कैमरल है, यूनी कैमरल है, तो हर एक मुल्क में इसका एक अपना प्रोसेस है. आई मीन दिस thing is closely related with political science again, but we are not going into depth that how a bill comes into forms a law. We are just going to discuss about legislation as a source of law. I mean, what is its importance as a source, and why is it so much preferred over other sources of law right now? So Solomon has talked about legislation as the source of law, which consists in declaration of legal rules by the competent authority. Now, what can be a competent authority? Competent authority is the one which enacts law and whose laws are continued. वो लॉज हैं, यानी कि लॉज ये नहीं कि सिर्फ बनाए गए, बल्कि लॉज वो जिनको इम्प्लीमेंट भी किया जाए. अब एक स्टेट में लॉज कौन बनाता है? नॉर्मली हम देखते हैं कि वो लेजिस्लेचर है. वो पार्लियामेंट की सूरत में हो सकती है, जिस तरह के इंडिया, पाकिस्तान और यूनाइटेड किंगडम में है. वो कांग्रेस की शक्ल में मौजूद है अमेरिका में. इसी तरह मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ नाम, उनको नेम्स दिए गए. जर्मनी में उसका एक अपना नाम है, फ्रांस में, इटली में, रशिया में. बट मेन थिंग इज दैट लेजिस्लेचर मेक्स द लॉ. बट when Solomon has said that competent authority, the competent authority includes also some other organs which makes law. For example, हमारे मुल्क पाकिस्तान में when parliament is not in session, नॉर्मली वैसे कहा तो ये जाता है, लेकिन इसके अलावा भी हमने देखा कि रिसेंटली प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंसेस पास करते हैं. अब प्रेसिडेंट्स को नॉर्मली तो ऑर्डिनेंस उस वक्त पास करते हैं जिस वक्त पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती, क्योंकि पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना. लेकिन हम अब इस 2020 में भी हम देख रहे हैं कि जब पार्लियामेंट इन सेशन में भी होती है तो भी लॉ पास हो जाता है. इस तरह फॉर्मर जो कुछ प्रेसिडेंट्स थे उन्होंने भी इस तरह किया. इस प्रैक्टिस को, हालांकि दिस प्रैक्टिस इज टोटली अनडेमोक्रेटिक फॉर श्योर, but it happens. Why? Because president is a competent authority to issue an ordinance. ये एक अलग बात है कि वो ऑर्डिनेंस बाद में उसको पार्लियामेंट के सामने पेश करना पड़ता है और उसकी तौसीक वहाँ से होनी पड़ती है. बट एट द सेम टाइम, फॉर द टाइम पीरियड व्हेन इट इज प्रोमलगेटेड, it is nonetheless a valid law. So Gray also says that it is the formal utterances of legislative organs. Now, what are the legislative organs in a society? What Gray says, लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ना सिर्फ लेजिस्लेचर है बल्कि कुछ और ऑर्गन्स भी हैं जिनको हम अभी आगे देखेंगे. दिस टर्म इज समटाइम यूज टू डिनोट ऑल मेथड ऑफ लॉ मेकिंग. यानी कि देखें ना, अब वही बात यहाँ पे भी की जा रही है कि लेजिस्लेशन का मतलब लॉ मेकिंग है. लॉ मेकिंग तो बहुत से ऑर्गन्स करते हैं एक स्टेट के अंदर, लेकिन हमने यहाँ पे मुराद लेनी है लेजिस्लेचर की. क्योंकि जो दूसरी लॉ मेकिंग है, जिस तरह के अगर कोई जजेस लॉ मेकिंग करते हैं या किसी और कोई थर्ड, जिस तरह के भी मैंने आपको बताया कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए जब पार्लियामेंट अगर सेशन में हो और ऑर्डिनेंस के ज़रिए लॉ मेकिंग की जाए, फॉर श्योर वी आर गोइंग इन टू बिट ऑफ पॉलिटिकल साइंस आल्सो है, क्योंकि ये टॉपिक पॉलिटिकल साइंस का बन जाता है. बट लॉ और पॉलिटिकल साइंस का आपको पता है एक बहुत गहरा ताल्लुक है. एंड समटाइम्स नॉट, आई मीन मैनी टाइम्स वी जंप इन टू दी sphere of political science and political scientists. When you are studying political science, you come into sphere of law. So but we are again, we are here talking about law that is enacted by legislature, क्योंकि legislature का ही मेन काम है लॉ बनाना. याद रख लीजिए, बात आपके जहन में होनी चाहिए. ऑस्टिन हैज
validly, and a lot of philosophers, legal philosophers, do agree with this notion that Austin says that there can be no law without legislation. मॉडर्न डे नेशन स्टेट में लेजिस्लेशन के बगैर लॉ का होना एक ख्याली बात हो सकती है. नाउ वी विल डिस्कस लेजिस्लेशन एज अ सोर्स ऑफ लॉ बाय टू different schools of thoughts. One is an analytical school, which is also known as positive school of thought in UK, जिसमें Austin is one of the most prime figure when it comes to positive school of thought in UK. It terms statute a typical law. Statute, what is statute? Statute is the law that is passed by a legislature, by parliament, or by whatever name that you give. हम उसको लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट ही, मैं अपनी इस गुफ्तगू में उसको पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर का नाम ही दूंगा. अनलाइक लॉ मेकिंग बाय जजेस एंड कस्टम्स एज अ वीक सोर्स ऑफ लॉ, लेजिस्लेशन इज नॉर्मल लॉ मेकिंग. तो एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट कह रहा है कि नॉर्मल लॉ मेकिंग जो है वो लेजिस्लेशन ही है. देन कम्स हिस्टोरिकल स्कूल. हिस्टोरिकल स्कूल सिंपल ये बात करता है, और हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट को हम आगे ज़्यादा देखेंगे, और ये बार बार ये चीज़ है कि दे टर्म कस्टम एज अ प्योर सोर्स ऑफ लॉ. वो ये कहते हैं कस्टम खुद से एक लॉ है क्योंकि लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं. लेकिन ऑफ कोर्स वो लेजिस्लेशन को एक वीकर टाइप, वो एक लेजिस्लेशन को लीस्ट क्रिएटिव लॉ मानते हैं. वो कहते हैं क्रिएटिविटी तो वो है जो बहुत से लोग मिल के करते, बहुत से लोग मिल के जो काम करते हैं उसको वो कस्टम कह देते हैं. तो जो बहुत से लोग मिल के काम करें, ऑफ कोर्स वो काम ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत उस काम के जो कि चंद लोग मिल के एक फॉर्म ऑफ लेजिस्लेशन माने. ऑफ कोर्स लेजिस्लेशन जो कर रहे होते हैं वो चंद लोग ही हैं, पब्लिक एट लार्ज तो नहीं होती. लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं, कई दफ़ा लेजिस्लेशन जो है वो थ्रू रेफरेंडम भी होती है, वो थ्रू पब्लिक ओपिनियन भी होती है. ठीक है, तो ये बात भी आप याद रख लें कि लेजिस्लेशन थ्रू रेफरेंडम, लेजिस्लेशन थ्रू वो पब्लिक ओपिनियन, ये होता है, ये होता रहा है. कभी लेजिस्लेशन जो है उसको ख़त्म किया जाता रहा है, कभी उसको इनेक्ट किया जाता रहा है थ्रू रेफरेंडम. Okay, both of these theories go to extreme as legislation is the only source of law by analytical school and custom is the only source of law by historical school. Perhaps truth lies in between those कि हाँ हम custom को और legislation दोनों को ले सकते हैं. Then comes primary legislation, this is the kind of legislation we are now going to study. Okay, primary legislation proceeds directly from supreme power. That can be parliament, or that can be, just like I have said, that in case of ordinance that will be president. Normally such power comes from legislature, e.g. for example parliament in UK, Pakistan and India. It can be public when it connects people at large, like in statute or code for general public. Like अगर कोई मुल्क कोई सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो पास कर रहा है, अब वो कोड जो है या स्टैट्यूट जो है वो एक लेजिस्लेशन का एक तरीका ही है ना. अब ये फॉर पब्लिक है, लेकिन कई दफ़ा आपने देखा होगा ना कि आप कहते हैं जी प्राइवेट, कोई एक प्राइवेट बिल पेश हुआ है. प्राइवेट बिल किस तरह का पेश होता है? प्राइवेट बिल वो होता है कि जो गवर्नमेंट नॉर्मली, अगेन वी आर गोइंग स्टेपिंग इन टू पोलिटिकल साइंस, आई एम नॉट गोइंग इन टू डिटेल्स ऑफ दैट stuff, but when legislation is for some specific group, when it is for some specific person, then that will be private legislation. But it again, when it is passed by parliament or legislation, it will be primary, it will be supreme. ये political science के कुछ concepts हैं. Subordinate legislation, this is very important now. Subordinate legislation proceeds from any authority which is not sovereign. Again ये पार्लियामेंट से या किसी लेजिस्लेचर से डायरेक्टली नहीं ये लेजिस्लेशन हो रही, बट इट्स कंटिन्यूटी डिपेंड्स अपॉन सम सुपीरियर पावर. लेकिन अगेन ये पावर उस जो सेकेंडरी अथॉरिटी है उसको भी कौन दे रहा है? उसको भी प्राइमरी अथॉरिटी दे रही है ना, कि तुम ये लॉ बनाओ, ये लॉ इनेक्ट करो. हम आगे इसकी काइंड्स देखते तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. Colonial legislation. Now, for example, if a country has conquered another country, and form a colony over there, just like French, they made colonies in Africa. इंग्लैंड ने पाकिस्तान को और इंडिया को कॉलोनी बनाया हुआ था, पूरे हिंदुस्तान को. तो उस वक़्त फिर जो यहाँ पे जो लॉज थे, वो लॉज उस ब्रिटिश गवर्नमेंट के उस वक़्त के लॉज से मुताबिकत रखते थे, क्योंकि इंपीरियल पावर कौन थी? वो पावर जो कॉलोनाइज करती है. तो कॉलोनीज को का जो लॉ होता है वो कोई भी इंपीरियल पावर्स के लॉ से इनकंसिस्टेंट
नहीं होता। तो कॉलोनियल लेजिस्लेशन में एक किस्म की सेल्फ गवर्नमेंट की लेजिस्लेशन होती है ये, जिसमें वो अपने जर्नल्स को कह देते हैं, जनरल्स को कह देते हैं कि भाई तुम यहाँ पे लेजिस्लेट करो इनके लिए, या वहाँ पे वो खुद ही कोई एक बॉडी बना देते हैं उस मुल्क के अंदर, उस कॉलोनी के अंदर, कि जो अपने मुल्क के लिए खुद, जो अपनी उस कॉलोनी के लिए खुद लॉ बनाएं। Then come judicial legislation. Do not mix it with precedent. Judicial legislation is the making of regulations for the procedure, for to conduct procedures. There are procedures for superior courts, जिस तरह हाई कोर्ट के अपने रूल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं, जो वो रूल्स खुद इनेक्ट करते हैं ताकि वो अपने प्रोसीजर्स को चला सके। तो याद रख लें, अगर कोर्ट्स अपने प्रोसीजर्स को चलाने के लिए जो लॉ बनाती है उसको जुडिशियल लेजिस्लेशन इस सेंस में कहेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट एक अलहदा से सोर्स ऑफ लॉ है। देन कम म्यूनसिपल अथॉरिटीज़, अगेन वेरी इजी। म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ के पास जो टाउन, उनके पास अपना एक कानून बनाने का उनको एक इख्तियार दिया गया होता है, ताकि वो अपने इलाके में मिसाल के तौर पर किस किस गैस की सप्लाई का कौन सा कानून होगा, वाटर सप्लाई का कौन सा कानून होगा, उस इलाके में बिल्डिंग्स कितनी मंजिला होंगी। अब ये सब जो कवानीन हैं ये बहुत लोकल सतह के, म्यूनसिपल सतह के होते हैं, तो ये म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ बनाती है, जो कि एक फॉर्म ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है। ऑटोनॉमिक लेजिस्लेशन हमने इसको पहले भी पढ़ा हुआ है काइंड्स ऑफ लॉ में, कि ये वो लेजिस्लेशन है जो प्राइवेट ऑर्गन्स जो होते हैं, एक आप समझ लें कि उसके एक प्राइवेट जो बॉडीज़ होती हैं, स्पेशली किसी एक स्टेट के अंदर, जैसा कि यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट बॉडी है, रेलवेज एक प्राइवेट बॉडी है, रेलवे एक जिसको मुल्क की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, उनकी अपनी एक मिनिस्ट्री है। अब वो रेलवे जो है वो जो अपने लॉज बनाती है, तो उसको हम ऑटोनॉमिक लेजिस्लेशन कहते हैं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज अच्छा, ओके, आपने ये तो देखा है कि एक स्टेट के अंदर एग्जेक्टिव होती है, लेजिस्लेचर होती है और जुडिशरी होती है। एग्जेक्टिव का काम कभी लॉ बनाना नहीं होता, उसका काम होता है लॉ को इम्प्लीमेंट करना। लॉ को बनाती है लेजिस्लेचर, लेकिन एग्जेक्टिव्स के अब के काम कई दफ़ा इतने स्पेशलाइज्ड हो गए हैं कि शायद लेजिस्लेचर्स के पास, जो लेजिस्लेचर में जो कि अवामी नुमाइंदों से भरी हुई होती है, उनके पास शायद वो इतने टेक्निकल नहीं होते कि वो एग्जेक्टिव की टेक्निकलिटीज़ को समझ सके। इसलिए कई दफ़ा एग्जेक्टिव बॉडीज़ को ये इख्तियार दे दिया जाता है कि तुम अपने रूल्स को खुद बनाओ। तो ये जो फॉर्म ऑफ रेगुलेशन है, व्हेन एग्जेक्टिव बॉडीज आर इंटरेस्टेड टू मेक देयर ओन रूल्स, to govern their own rules, that is actually delegated legislation. So this power has been delegated to executive to form their own rules. अब नॉर्मली ये जो काम, ये जो हकीकतन देखा जाए तो इस एग्जेक्टिव में मिनिस्टर्स आते, प्राइम मिनिस्टर आता है, जिस तरह पाकिस्तान की क्रम एग्जांपल है। तो इन दी एंड आप बेसिकली पावर्स उन्हीं को डेलीगेट कर रहे, जो कि अगर हम इसको ज़्यादा डीप में जाएं, बट लेकिन ये इट कैन बी वेरी डेंजरस टू। वाई? बिकॉज इफ़ यू आर गिविंग पावर टू दैट पर्सन हु इज़ ऑल्सो इम्प्लीमेंटिंग द सेम, इट कैन बी वेरी डेंजरस। क्योंकि पावर जो है अगर एक ही शख्स को दे दी जाए कि तुम ही लॉ बनाओ और तुम ही इसको इम्प्लीमेंट करो, ये इसको कंट्रोल करना पड़ता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ मेथड्स हैं, जिनमें एक पार्लियामेंट्री कंट्रोल सुपरविजन है, विच इज़ डायरेक्ट मेथड, क्योंकि पार्लियामेंट ऐसे किसी भी लॉ को एक टेकअप कर सकती है, उसको अमेंड कर सकती है, उसको रिपील कर सकती है, उसको देख सकती है कि क्या ये लॉ जो है वो कहीं एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहा पब्लिक एट लार्ज को। फिर जुडिशल कंट्रोल है। जुडिशल कंट्रोल इस सेंस में आता है कि अगर कोई एक शख्स जो उस तरह के किसी लॉ से अपने आप को समझे कि मैं इस लॉ से मुझे तकलीफ पहुंची, इंजरी पहुंची, तो वो इस चीज़ को कोर्ट पर चैलेंज भी कर सकता है। आपने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को पढ़ा है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहीं ना कहीं किसी शक्ल में जुडिशियल कंट्रोल की शक्ल में आ जाता है। तो उसमें फिर इनके पास जो डॉक्ट्रिन है वो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स है, विच मीन्स दैट इट इज़ इनकन्सिस्टेंट विद द लॉ ऑफ द लैंड। अगर कोई एग्जेक्टिव कोई ऐसा कानून बनाए जो लॉ ऑफ द लैंड के खिलाफ हो, तो दैट विल बी डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायर्स बाय द जुडिशरी। देन पब्लिक ओपिनियन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आजकल, क्योंकि जो भी ये पब्लिक ओपिनियन से अगर ये थ्रू मीडिया, थ्रू न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट और अदर जो सोशल मीडिया के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, थ्रू देम व्हेन पब्लिक ओपिनियन इज रीच टू द लेजिस्लेचर, टू जजेस इवन, और टू एग्जेक्टिव इटसेल्फ, तो वो अपने ही लॉस को
अमेंड करते हैं ताकि वो पब्लिक के लिए आसान बनाए, क्योंकि इन दी एंड अगर आपने किसी को लॉ बनाने का इख्तियार दिया है तो आपने उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस भी रखने होते हैं। फिर इंटरनल चेक्स एंड बैलेंसेस भी हो सकते हैं कि जो किसी एक मिनिस्ट्री के अंदर या किसी एक ऑर्गन के अंदर जो लॉ बनाने वाले होते हैं उनके अंदर भी एक मैकेनिज्म है। अगेन ये हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की जुरिस्डिक्शन में जंप इन कर रहे हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में हमने ये चीज़ पढ़ी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो एजेंसीज जब अपना लॉ बनाती हैं, जब एग्जेक्टिव अपना लॉ बनाती हैं, तो उनका अपना भी चेक्स एंड बैलेंसेस का एक सिस्टम होता है, ताकि वो अपने ही बनाए हुए लॉस को पहले खुद चेक करें कि क्या ये लॉ ठीक है या नहीं ठीक। फिर एक्सपर्ट ओपिनियन ये कि जो नॉर्मली हम देखते हैं कि अगेन ये इसका तल्लक भी आपका पब्लिक ओपिनियन से ये कि जब टेलीविज़न पे जब कोई नया लॉ बनता है, एग्जेक्टिव कोई नया लॉ बनाती है, हम इसमें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की बात करें, हालांकि ये तो प्राइमरी लेजिस्लेशन पे भी ये बात सादर आती है कि एक्सपर्ट्स जो हैं वो आप बयान करते भी ये लॉ ठीक है, ये लॉ ठीक नहीं, क्योंकि ड्यू टू देयर ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस, क्योंकि वो अपनी फील्ड में महारत रखते होते हैं। So now we will come to some modern day instances that what is हम अब इसे कुछ political side देखें, क्योंकि ये again political science से में भी ये टॉपिक आप पढ़ेंगे अगर आप political science पढ़ते हैं, और अगर आपने ये political science नहीं पढ़ते तो भी legislation जो है वो political science का एक बहुत important हिस्सा है। Most of the countries in the world have legislatures where elected representatives make new laws, but same is not true where there are no democracies। जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे जो आप कह सकते हैं कि लेजिस्लेचर जो है वो पब्लिक विल को बयान कर रही है, लेकिन जहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता। अगेन पब्लिक विल को बयान करने का एक और तरीका भी है, रेफरेंडम इज़ वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ लॉ मेकिंग टू। वेयर देयर इज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डिफाइंस द स्कोप ऑफ लॉ मेकिंग बाय स्टेट्स एंड सेंटर। जब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिस तरह कि यूएस है, अब यूएस में स्टेट्स के अपने लॉज हैं, सेंटर के अपने लॉज हैं, और अगर इन दोनों लॉज में कभी कोई इनकन्सिस्टेंसी आ जाए तो वहाँ पे फिर सुप्रीम कोर्ट है कि जो उसका हल तलाश करती है, और जुडिशल रिव्यू इज़ ऑलवेज अवेलेबल स्पेशली इन दोज कंट्रीज जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मौजूद हो। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इवन इंग्लैंड में जहाँ पे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इटसेल्फ मौजूद नहीं है, वहाँ पे भी जुडिशल रिव्यू की पावर्स मौजूद हैं। तो जुडिशल रिव्यू जो है वो उन लॉज को देखता है कि जो लॉज कॉन्स्टिट्यूशन से इनकन्सिस्टेंट हो जाते हैं। एंड लास्टली एक बात अपने आप जहन में रख लें कि जब लेजिस्लेचर की बात आती है, लेजिस्लेचर में कौन लोग आते हैं? लेजिस्लेचर में वो लोग आते हैं जिनको अवाम सेलेक्ट करती है। अवाम जिनको सेलेक्ट करती है वो गवर्नमेंट बनाते हैं, और नॉर्मली हम यही देखते हैं कि स्पेशली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी पॉलिसीज़ को लॉ की शक्ल में पार्लियामेंट में लेके आती है और वहाँ से उसको बिल को पास कराती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग फुटिंग में होती है पार्लियामेंट में। तो इन दी एंड वही लॉ जो गवर्नमेंट डिज़ायर करती है थ्रू पॉलिसीज़, जो जिन वादों पे वो लोग आए होते हैं इक़्तिदार में, तो वही लेजिस्लेट भी करते हैं। एंड दिस इज़ वेरी नॉर्मल एंड इट्स ऑल्सो अ वेरी डेमोक्रेटिक, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे होता है कि अगर तब भी इवन मेजॉरिटी गवर्नमेंट कैन नॉट go inconsistent with the constitution. So I hope this whole topic was which is very important topic, it became a bit clear to all of you. In case if you have any other problem, do ask me, I am available. Thank you.